जय हिंद। ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और आज हमें 4 और ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ना है। एक तो हम बात करेंगे जंगल महल रिवोल्ट के बारे में, जिसे च्वार अपराइजिंग भी बुलाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे तमर रिवोल्ट के बारे में। तीसरा देखेंगे कोल म्यूटिनी के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे हो एंड मुंडा अपराइजिंग के बारे में। इन चारों ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में अपने को बात करनी है, पढ़ना है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जंगल महल रिवोल्ट, जिसे च्वार अपराइजिंग भी बुलाया जाता था। ये जो जंगल है या जो जंगल महल्स हैं, ये बेसिकली छोटा नागपुर रीजन और बंगाल प्लेन्स के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था। छोटा नागपुर जो है वो झारखंड वाले एरिया में लाया करता है और बंगाल प्लेन्स, बट ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट बंगाल में लाया करते हैं। उनके बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था जिसे बुलाया जाता था जंगल महल्स या फिर जंगल। अगर मैप में देखें तो ये जो एरिया है इसको बोल सकते हैं अपन जंगल महल। और इस जंगल महल्स में एक भूमिज ट्राइबल ग्रुप रहा करता था जिसे बुलाया जाता था च्वार्स। एक बड़ा ट्राइब्स का ग्रुप होता था जिसको बुलाया जाता था मुंडेरी। इस मुंडेरी ट्राइबल ग्रुप में एक सब ग्रुप हुआ करता था भूमिज ट्राइबल्स, जिनको अपन बुलाते थे च्वार्स। ये जो च्वार्स हैं ये फार्मिंग का काम किया करते थे, थोड़ा बहुत हंटिंग करते थे थोड़ी बहुत, और जंगलों में जो लोकल जमींदार हुआ करते थे उनके यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम किया करते थे च्वार्स। ये जो जंगल के जमींदार हुआ करते थे ये लोग च्वार लोगों को हायर कर लेते थे एज पायक्स। और पायक्स मतलब गांव में जो पुलिस का फंक्शन होता था उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए गार्ड के तौर पे जंगल के जमींदार च्वार लोगों को हायर करते थे और इनको बुलाया जाता था पायक्स। इनको डेजिग्नेशन क्या दिया जाता था? पायक्स। हेड पायक को बुलाया जाता था सरदार। देखो, कहानी क्या है। जंगल या फिर जंगल महल ये छोटा नागपुर रीजन और बंगाल प्लेन्स के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था। और च्वार्स जो है वो भूमिज ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था। ट्राइबल्स हुआ करते थे, बेसिकली फार्मिंग करते थे, हंटिंग करते थे और जंगलों में जो लोकल जमींदार हुआ करते थे उनके यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करते थे। जो इनका प्राइमरी काम था, जंगल के जमींदार च्वार लोगों को हायर करते थे एज पायक्स। मतलब पायक्स वर गार्ड्स हु पुलिस्ड दी विलेजेस। हेड पायक को बुलाया जाता था सरदार। और ये जो रीजन है जंगल महल वाला, ये बंगाल के पास में, कुछ हिस्सा बंगाल में भी है। और अपने को पता है कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बंगाल के ऊपर स्टैब्लिश किया गया था। ब्रिटिशर्स इसी कंट्रोल को और मजबूत करना चाह रहे थे, खुद को और एक्सपेंड करना चाह रहे थे, अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाह रहे थे। और इसी डोमिनेंस के चलते ब्रिटिशर्स ने जंगल के जमींदारों से रेवेन्यू की डिमांड करना शुरू किया, पैसे की डिमांड करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स का एक ही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो ब्रिटिशर्स ने जंगल के जमींदारों से रेवेन्यू डिमांड करना शुरू किया। और 1767 में मिदनापुर का ब्रिटिश रेजिडेंट, मिदनापुर एक जगह वेस्ट बंगाल में, वहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंट ने ऑर्डर दे दिया कि ये जो जंगल के जमींदार हैं इनके मड फोर्ट्स को डिमोलिश कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ये जो जंगल के जमींदार हैं कोई बहुत बड़े आदमी तो होते नहीं थे, इनके पास कोई महल तो होते नहीं थे, लेकिन इनके जो छोटे मोटे मड के फोर्ट्स हुआ करते थे, भाई चाहे मिट्टी का ही है लेकिन किला तो है, उससे कुछ उनकी शान तो अटैच्ड है ही। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है मिदनापुर का, इसने ऑर्डर दे दिया कि ये जो मड फोर्ट्स हैं इनको डिमोलिश किया जाए, इनको तोड़ा जाए। एक तरफ तो रेवेन्यू की डिमांड की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिमांड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ 1767 में ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ मिदनापुर ने मड फोर्ट्स को डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया है। अब क्या था, सारी परेशानियां ही थी। तो ये जितने भी जंगल के जमींदार थे इन लोगों ने यूनाइट होने की शुरुआत करी। इन लोगों ने च्वार लोगों को यूनाइट करने की शुरुआत करी और फाइनली 1768 में घटशिला के एक जमींदार हुआ करते थे। घटशिला इसी रीजन में एक जगह होती थी, उसके एक जमींदार होते थे जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह ने बाकी के जितने भी जंगल जमींदार हैं उनको और च्वार लोगों को यूनाइट किया और आर्म्ड रेबेलियन की शुरुआत करी। 1768 में जगन्नाथ सिंह की लीडरशिप में ये जो च्वार लोग हैं इन्होंने आर्म्ड रेबेलियन की शुरुआत करी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हथियार उठा के लड़ाई लड़ना शुरू किया। और मज़े की बात यह है कि कंपनी को इनके सामने झुकना पड़ा, एक तरीके से सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि जो च्वार लोग हैं ये जंगलों में रह रहे थे और ब्रिटिशर्स की आर्मी को जंगल की नॉलेज नहीं थी। च्वार लोग आते थे, पीटते थे, चले जाते थे, जंगलों में गायब। आर्मी लड़े कैसे? तो 1768 में जगन्नाथ की लीडरशिप में ये जो च्वार रिवेलियन हुआ, इसके सामने कंपनी को झुकना पड़ा, ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा।
फिर 1771 में वापस से चुआर सरदार जो हैं वो रिबेलियन करते हैं। अब सभी चुआर सरदार का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि स्पेक्ट्रम में दे रखा है। एक नाम ये याद रखो, जगन्नाथ सिंह 1768। एक और नाम याद रखना है जो कि अगले स्लाइड में आएगा। 1771 में एक बार फिर से चुआर सरदार जो हैं वो यूनाइट होते हैं, जैसे श्यामगंज ऑफ ढाका, जैसे सुबला सिंह ऑफ कलियापल, ये सब यूनाइट होते हैं और फिर से एक बार रिबेलियन करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। लेकिन इस बार ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स की आर्मी सीख गए थे। 1768 से उनको समझ में आ गया था कि कैसे इन लोगों को सप्रेस करना है। तो जब 1771 में फिर से चुआर लोगों ने रिबेलियन करने की कोशिश करी तो इसको बड़ा ब्रूचली सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने। जो सबसे सिग्निफिकेंट चुआर अपराइजिंग हुई वो हुई 1798 में, और इसको लीड कर रहे थे दुर्जन सिंह। ये नाम भी याद रख लेना। 1798 में दुर्जन सिंह की लीडरशिप में एक बार फिर से चुआर लोग रिबेलियन करते हैं। ये जो दुर्जन सिंह हैं ये रायपुर के जमींदार हुआ करते थे। बेसिकली ये वो दौर है जब 1793 में परमानेंट सेटलमेंट नाम की चीज़ लाई गई है। बंगाल में नए नए रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं और इन्हीं रेगुलेशंस के चलते ये जो दुर्जन सिंह है इनकी जमींदारी इनसे छीन ली गई थी। दुर्जन सिंह की जमींदारी छीन ली गई और दुर्जन सिंह जैसे और जमींदार उनकी भी जमींदारी छीनी जा रही थी। बंगाल के रेगुलेशंस तो सब पे लागू हो रहे थे। एक तरफ तो जमींदारी छीनी जा रही है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रहे हैं। और एक जो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया इन्होंने बोला कि हमें पाइक्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपनी पुलिस है, हम अपनी पुलिस से पुलिस का कामकाज करवाएंगे। तो ये जो पायक्स हैं जो कल तक पुलिस का कामकाज किया करते थे, इनको जंगल के जमींदार हायर करते थे पाइक्स के तौर पे, अब ये अनएम्प्लॉयड हो गए, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। एक तरफ जंगल के जमींदारों की जमींदारी छीनी जा रही है, दूसरी तरफ रेवेन्यू की डिमांड की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जा रहे हैं, और तीसरा ये जो पायक्स हैं ये अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। फाइनली ये जो पायक्स हैं और जो ऑर्डिनरी चुआर्स हैं और जंगल जमींदार ये यूनाइट होते हैं और 1798 में रिबेलियन करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्जन सिंह। इनिशियली ये जो चुआर रिबेलियन है 1798 का ये बड़ा स्ट्रांग रहा, लेकिन 1799 आते आते इस रिबेलियन को ब्रिटिशर्स ने बड़ा ब्रूचली सप्रेस किया और ख़त्म किया। इस 1798 के रिबेलियन में अदर लीडर्स भी थे, जैसे माधव सिंह हुआ करते थे, जैसे राजा मोहन सिंह हुआ करते थे, जैसे लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे। एक चीज़ और, कुछ हिस्टोरियंस ये जो चुआर शब्द है इसको यूज़ करने से बचते हैं, बिकॉज ये जो चुआर शब्द है ये अब्यूज़ के तौर पे यूज़ किया जाता था, ये गाली के तौर पे डेरोगेटरी टर्म था। तो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये चुआर अपराइजिंग ना बुला के इसको बुलाया जाए रिवोल्ट ऑफ द जंगल महल, लेकिन दोनों नाम चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेसिकली अपन ने क्या बात करी है, एक तो ये जंगल या जंगल महल ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी छोटा नागपुर रीजन और बंगाल के प्लेन्स के बीच में। चुआर जो हैं वो भूमिज ट्राइबल्स हुआ करते थे, फार्मिंग करते थे, हंटिंग करते थे, और लोकल जंगल के जो जमींदार हुआ करते थे उनके लिए कुछ काम कर लेते थे। और ये जो लोकल जंगल के जमींदार हैं ये चुआर लोगों को हायर करते थे एज पायक्स। पायक्स मतलब विलेज में पुलिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए गार्ड के तौर पे। हेड पायक को बुलाया जाता था सरदार। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ा इस रीजन पे, तो ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू की डिमांड करना शुरू किया जंगल के जमींदार से। 1761 में ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ मीदनापुर ने जो मड फोर्ट्स हुआ करते थे जमींदार लोगों के, उनको अबॉलिश करने का, उनको डिमोलिश करने का आदेश दे दिया कि ख़त्म करो इनको। तो ये जितने भी जंगल जमींदार हैं ये यूनाइट होते हैं और इन्होंने चुआर लोगों को यूनाइट किया। 1768 में पहली बार ये रिबेल करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ जगन्नाथ सिंह। और पहली बार जब इन्होंने यूनाइट होकर रिबेल किया तो कंपनी को इनके सामने झुकना पड़ा। 1771 में दोबारा इन्होंने रिबेल किया, लेकिन इस बार कंपनी तैयार थी और कंपनी ने बड़ा ब्रूचली सप्रेस किया इनके रिबेलियन को। फिर तीसरी बार दोबारा से रिबेलियन होता है और ये सबसे सिग्निफिकेंट था 1798 का। किसकी लीडरशिप में? दुर्जन सिंह की लीडरशिप में। दुर्जन सिंह की लीडरशिप में ये रिबेलियन हुआ, लेकिन 1799 आते आते इसको भी सप्रेस कर दिया गया। ये जो चुआर टर्म है ये उस टाइम पे अब्यूज़ के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, डेरोगेटरी था, इसलिए कुछ हिस्टोरियंस इस टर्म को यूज़ करने से बचते हैं और बोलते हैं कि इसको बुलाया जाए, ये जो रिबेलियन हुआ इसको बुलाया जाए रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। इसके बाद बात आती है तमर रिवोल्ट के बारे में। ये जो तमर है ये छोटा नागपुर रीजन में एक जगह है। छोटा नागपुर रीजन वही झारखंड वाला रीजन।
छोटा नागपुर रीजन में एक जगह है तमर। तमर के ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया 1798 में अंडर द लीडरशिप ऑफ भोलानाथ सहाय। 1798 में तमर के ट्राइबल्स रिवोल्ट करते हैं और लीडर कौन था? भोलानाथ सहाय। अच्छा, जब भी जहाँ भी कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है उसके पीछे एक रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, और ट्राइबल्स के साथ में एक समस्या कह लो या ये कह लो कि उनका वे ऑफ लिविंग ऐसा था कि उनको आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। आइसोलेटेड वे ऑफ लिविंग में रहते थे ट्राइबल्स, और ब्रिटिशर्स ठीक उल्टा कर रहे थे। ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के थ्रू, इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा घुस रहे थे ट्राइबल्स की लाइफ में, और इसी के विरोध में कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए। उनमें से एक तमर रिवोल्ट भी है जो कि 1798 में हुआ, जिसके लीडर थे भोलानाथ सहाय। द रिवोल्ट एक्सप्रेस्ड एंगर अगेंस्ट दी दीकू। और दीकू क्या होता है, इसकी बातचीत अपन ने पिछले ही सेशन में की है। ट्राइबल लोग आउटसाइडर्स को बुलाया करते थे दीकू, और यहाँ पे आउटसाइडर्स कौन है? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो हैं वो तमर के ट्राइबल्स की वे ऑफ लिविंग के साथ में इंटरफेयर कर रहे थे, और उसी के चलते रिवोल्ट हुआ। लेकिन ये जो तमर रिवोल्ट है इसको बड़ा ब्रूचुअली सप्रेस किया गया, और सप्रेस किया लिeutenant कूपर ने। किसने सप्रेस किया? लिeutenant कूपर ने। इसके बाद बात आती है कोल म्यूटनी, और ये कोल म्यूटनी हुई 1831 में। कोल्स बेसिकली छोटा नागपुर रीजन के रहने वाले लोग थे। यही जो रीजन है इसी रीजन के रहने वाले लोग थे। ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था ये। 1831 में बेसिकली हो ये रहा था कि ब्रिटिशर्स सेटल्ड वे ऑफ लिविंग को, सेटल्ड वे ऑफ लाइफ को प्रमोट कर रहे थे। बिकॉज ब्रिटिशर्स के लिए इसमें फ़ायदा था कि अगर एक जगह पर रह के आदमी एग्रीकल्चर करेगा तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भी ज़्यादा होगा उसके ऊपर, और ब्रिटिशर्स जो चाहेंगे वो पैदावार करवा सकते हैं उस आदमी से। ट्राइबल लोग जिनके पास में सेटल्ड वे ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो घूम रहे थे इधर उधर, वो तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे इधर उधर जाके, उनको कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए डिफ़िकल्ट था। तो ये जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, 1831 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी ज़मीन जो है वो आउटसाइडर्स को देना शुरू करते हैं, मनी लेंडर्स को देना शुरू करते हैं। मतलब लैंड का ट्रांसफ़र हो रहा है लार्ज स्केल पे। कोल ट्राइबल लोग जो कि इन जंगलों में रह रहे हैं और वहाँ पे एक नोमैडिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अब ब्रिटिशर्स आके क्या कर रहे हैं कि वो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दे रहे हैं आउटसाइडर्स को। फार्मर्स, जो बाहर के फार्मर्स हैं, जिनमें हिंदूज़ भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन ऐसे फार्मर्स जो कि सेटल्ड वे ऑफ लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, उनको ज़मीन दी जा रही है। अब ये जो कोल हैं इनको तो लगेगा ना कि हमारी ज़मीन छीनी जा रही है हमसे। तो 1831 में कोल लोग रिवोल्ट करते हैं, और इनका लीडर था बुड्ढो भगत। बुड्ढो भगत जो है उसकी लीडरशिप में 1831 में कोल लोग रिवोल्ट करते हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ये जो कोल म्यूटिनी थी ये बड़ी वायलेंट थी। कोल लोगों ने जितने भी आउटसाइडर्स आए थे, कुछ हज़ारों आउटसाइडर्स को मारा, जिंदा जला दिया। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि कोल म्यूटिनी को कैसे टैकल करना है, तो ब्रिटिशर्स ने एक लंबी चौड़ी आर्मी भेजी, और उस आर्मी ने अल्टीमेटली इस कोल म्यूटिनी को सप्रेस किया, ख़त्म किया। देखो दो चीज़ें, तमर रिवोल्ट कब हुआ? 1798 में हुआ, और इस तमर रिवोल्ट का लीडर कौन था? भोलानाथ सहाय। कोल म्यूटिनी कब हुई? 1831 में हुई, और इसका लीडर कौन था? बुड्ढो भगत। दोनों ही ये जो रिवोल्ट्स हैं या म्यूटिनी है ये कहाँ पर हुई हैं? छोटा नागपुर रीजन में हुई हैं। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है क्यों हुई है, बिकॉज आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और ये जो ट्राइबल्स हैं ये आइसोलेटेड वे ऑफ लिविंग के साथ में जीते थे, इनको आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस पसंद नहीं था। इसके बाद बात आती है हो एंड मुंडा अपराइजिंग की, जो कि 1820 से लेके 1837 तक चली। अच्छा, मुंडा अपराइजिंग से याद आया, एक बड़ा फेमस नाम है जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की भी एक अपराइजिंग है, बट ये जो बिरसा मुंडा वाली अपराइजिंग है ये हुई है 1895 के आसपास, मतलब पोस्ट 1857। हम बात कर रहे हैं प्री 1857 के ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। एक बार प्री वाले ख़त्म कर लेंगे तो पोस्ट 1857 के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं वहाँ पे बिरसा मुंडा के रिवोल्ट के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग, जो कि 1857 से पहले हुई, 1820 से लेके 1837 के बीच में हुई। बेसिकली सिंहभूम नाम की जो जगह है, यही सिंहभूम प्लेट्यू है झारखंड वाले रीजन में,
उसको ऑक्यूपाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहे थे। ब्रिटिशर्स तो एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो उनको जो भी मिल रहा था, जो भी दिख रहा था रास्ते में, सब पे अपना कंट्रोल, अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी रास्ते में पड़ा सिंहभूम। सिंहभूम के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। तो सिंहभूम में एक जगह है परहत। परहत के राजा ने हो ट्राइबल्स को यूनाइट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। लेकिन ये जो हो ट्राइबल्स हैं, इन्होंने कोशिश करी ब्रिटिशर्स से लड़ने की, बट इनको बड़ा इजीली सप्रेस कर दिया गया इन 1827। बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए ये लोग। 1831 में एक बार फिर से ये लोग रिबेलियन करते हैं, ये लोग अपराइजिंग करते हैं, और इस बार हो ट्राइबल्स के साथ साथ छोटा नागपुर के मुंडा ट्राइबल्स भी इनके साथ में थे। बेसिकली 1831 आते आते ब्रिटिशर्स का सफिशिएंट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया इस रीजन पे, और ब्रिटिशर्स रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई फार्मिंग की रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी रेवेन्यू पॉलिसी के चलते ये जो हो ट्राइबल्स हैं और मुंडा ट्राइबल्स हैं, ये यूनाइट होंगे, रिबेल करेंगे। दूसरा, आउटसाइडर्स की एंट्री भी अलाउ कर दी गई है इस रीजन में, और आउटसाइडर्स की एंट्री मतलब ट्राइबल लोग रिबेल करेंगे। तो हो और मुंडा ट्राइबल्स ने मिल के रिबेलियन किया 1831 में, लेकिन इस रिबेलियन को भी सप्रेस कर दिया गया 1832 में। बड़ा इजीली हो एंड मुंडा अपराइजिंग को सप्रेस किया गया। आज अपन ने जो बात की है उसमें 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो जंगल महल रिवोल्ट या चौर अपराइजिंग में 2 नाम याद रख लो, 1768 में जगन्नाथ सिंह और दूसरा 1798 में दुर्जन सिंह। फिर तमर रिवोल्ट, हालांकि लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी में कुछ भी लेस और मोर नहीं होता है, सब इंपॉर्टेंट है। तो तमर रिवोल्ट में 1798 में किसकी लीडरशिप में? भोलानाथ सहाय। कोल म्यूटिनी कब हुई? 1831 में, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है ये। और इसके लीडर कौन थे? बुड्ढो भगत। और फिर उसके बाद अपन ने बात करी हो एंड मुंडा अपराइजिंग की। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज भिड़सा मुंडा का जो रिबेलियन है, जो रिवोल्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अपन पढ़ेंगे पोस्ट 1857 के रिवोल्ट्स में। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।